इमेजिन करो तुम जापान में हो और साल है 1946, यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम्हारे देश में 2 बॉम्ब गिराए जा चुके हैं। उस वक्त पर देश की बहुत खराब हालत है, गलियों में टूटे फूटे कारखाने हैं, लोगों को पेट्रोल मिलना मुश्किल है, गाड़ियां सिर्फ वही लोग चला पा रहे हैं जो बहुत अमीर है, मैक्सिमम लोग साइकिल पर चल रहे हैं और तुम एक छोटी सी वर्कशॉप में खड़े हो जहाँ पर तेल की स्मेल है, लोहे का कचरा है और हैमर से वहाँ सारे वर्कर्स मशीन के कुछ पार्ट्स ठीक कर रहे हैं। वॉर से पहले तुम्हारा पिस्टन रिंग का बिजनेस था जो वॉर की वजह से पूरा बर्बाद हो गया। बची कुछ ही चीजें तुम टोयोटा कंपनी को बेच चुके हो। एक दिन तुम नॉर्मल एक वर्कशॉप में वॉक कर रहे थे और वहाँ पर वॉर के दौरान यूज किए हुए तुम्हें आर्मी के रेडियोस मिलते हैं। उन आर्मी के रेडियोस के साथ ही कुछ जनरेटर इंजन है। ये जनरेटर इंजन पावर को जनरेट करते थे ताकि आर्मी के रेडियोस चल पड़े। उस वक्त पर तुम्हें एक सीन याद आता है कि तुम्हारा एक रिलेटिव परसों साइकिल में चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसे घर पहुंचने में बहुत टाइम लग गया। तुम सोचते हो कि क्या ये रेडियो में लगाए जाने वाले जनरेटर इंजन साइकिल में लगाए जा सकते हैं। तुम जाके ये आइडिया अपने कलीग को बताते हो। वो हंसने लगते हैं, अरे इतनी आवाज करने वाला इंजन वो भी साइकिल में लगाएं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पर तुम उन्हें बोलते हो, यार आम आदमी पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक जाता है, तुम इमेजिन करो उसे कितनी सहूलियत मिलेगी, उसके लिए साइकिल में पहाड़ी चढ़ना कितना आसान हो जाएगा। तुम्हारे कलीग फिर भी तुम पर हंसते हैं, पर तुम डिसाइड करते हो कि तुम इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाओगे। तुम एक नॉर्मल साइकिल लेते हो और उसमें वो इंजन फिट कर देते हो। तुम शुरू में ऐसे 500 पीसेस बनाते हो। ये आइडिया इतना सक्सेसफुल होता है कि तुम्हारी लोकेलिटी में तुम्हारे सारे पीसेस बहुत जल्दी बिक जाते हैं। इवन कई लोग टोक्यो, ओसाका से भी ये चीज खरीदने आते हैं। तुम्हें एक चीज पता चलती है कि इस आइटम की बहुत ज्यादा जरूरत है और नवंबर 1947 में तुम ऑफिशियली ए टाइप मॉडल लॉन्च करते हो। ये स्टोरी कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है सुइचिरो होंडा की, जिन्होंने अपना पहला होंडा ए टाइप इंजन बनाया था, 50 सीसी 2 स्ट्रोक बाइसाइकिल इंजन। और इस स्टोरी से हमारी लर्निंग साफ है, क्रिएटिविटी का मतलब है 2 डिफरेंट फील्ड के आइडियाज को एक साथ कनेक्ट करना। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं राइटर, म्यूजिशियंस, क्रिएटर्स, बट क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है। डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करके हम कैसे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अपनी मोस्ट फेवरेट स्टोरी बताता हूँ। इमेजिन करो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, 3 घंटे खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। सब पेपर देके जा रहे हैं, तुम पर हंस रहे हैं, सबको पता है तुम फेल होने वाले हो। क्लास का टीचर धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ता है, तुम डर रहे हो कि ये तुमसे पेपर छीन लेगा, पर वो तुमसे पेपर नहीं छीनता, वो तुम्हारी आंसर शीट की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। तुम ठीक सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं यहीं पर बैठा हूँ। तुम ये पेपर सॉल्व करने के लिए 10 घंटे लगाते हो और वो टीचर पेशेंटली वहां पर बैठा रहता है। कुछ दिनों के बाद सारे पेपर चेक होते हैं और तुम क्लास में टॉप करते हो। ये एक रियल स्टोरी है सर रॉजर पेनरोज की, जिन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज मिलता है। This year's Nobel Prize in Physics, Roger Penrose. लेकिन इनकी लाइफ में सिर्फ ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं हुई, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज इनकी लाइफ में बाद में होती है। जब रॉजर पेनरोज कैम्ब्रिज में रिसर्च कर रहे थे, वहां पर पहले साल उनके पास कुछ फ्री टाइम था और वो रैंडमली 3 लेक्चर्स में चले गए। ये 3 लेक्चर में से पहला लेक्चर था हरमन बॉन्डी का, जिन्होंने सिर्फ जनरल रिलेटिविटी के बारे में बात करी। दूसरा था पॉल डायरेक का, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करी। और तीसरा था स्टीन का, जिन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में बात करी। अब ये तीनों लेक्चर का डेटा उनके दिमाग में बैठा रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद अचानक से उन्हें कुछ फील हुआ और उन्होंने अपने से एक क्वेश्चन पूछा, क्या यूनिवर्स का एंड उसी की शुरुआत हो सकता है कि नहीं। देखो, हम सबको जो एक स्टोरी बताई जाती है वो ये है कि पूरा यूनिवर्स पहले बहुत छोटा था, फिर बिग बैंग हुआ, जिससे ये अनगिनत प्लैनेट्स, अनगिनत सूरज बने, और इस बिग बैंग से पहले कोई टाइम भी नहीं था। लेकिन सर रॉजर पेनरोज बोलते हैं कि जब भी बिग बैंग होता है तो अरबों खरबों सालों के बाद वो दोबारा से वही कंडीशन बन जाती है, जिसके बाद दोबारा से बिग बैंग होता है, यानी सीरीज में बिग बैंग चलते रहते हैं। अब जिनको साइंस के बारे में नहीं पता और ये बिग बैंग सब कंफ्यूज कर रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वीडियो है क्रिएटिविटी के ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हें भी ये आउटस्टैंडिंग आइडिया आया कैसे, और ये इन्हें आइडिया तब आया जब इन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट 3 लेक्चर्स को कंबाइन किया। इन शॉर्ट, अगेन क्रिएटिविटी इज सिंपली द एबिलिटी टू कनेक्ट आइडियाज इन अ न्यू वे। मान लो आप 12th क्लास में हो तो आपको कभी भी फोरियर सीरीज का सपना नहीं आएगा। आपके जितने भी आइडियाज हैं वो उन्हीं इंग्रेडिएंट से निकल सकते हैं जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी है। इसलिए जितने ज्यादा डिफरेंट लोगों से हम बातें करते हैं, उनके आइडियाज को अपने दिमाग में डालते हैं और उन्हें एक नया स्पिन देके एक नया आइडिया जनरेट करते हैं, यही क्रिएटिविटी है।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम बोर्डम। साल था 1816 और इस साल को दुनिया में कहा जाता है ईयर विदाउट अ समर, क्योंकि इससे जस्ट एक साल पहले इंडोनेशिया के माउंट तेम्बोरा का वॉल्केनिक ब्लास्ट हुआ था, जिसने पूरी दुनिया का मौसम बिगाड़ दिया था। यूरोप में दिन के टाइम में सूरज देखना भी मुश्किल हो गया था। जहाँ देखो वहाँ पर लोगों की भुखमरी की खबरें आ रही थी। बहुत जगह आंधी तूफान बारिश हो रहा था और हर जगह लोग घबराए हुए थे। और उसी वक्त स्विट्जरलैंड का एक विला था, विला दियोदाती, जिसमें कुछ दोस्त फंस गए थे। उनमें से एक 18 साल की लड़की थी मैरी शेली, उसका पति पर्सी शेली और इन दोनों का दोस्त लॉर्ड बायरन। मैरी और पर्सी शेली ने एक साल पहले ही अपना बच्चा खोया था, जिसकी वजह से मैरी बहुत डिप्रेशन में थी और साथ में ये डिप्रेशन वाला माहौल, द ईयर विदाउट अ समर। सारे के सारे दोस्त अंधेरे में उदासी में बैठकर हमेशा बोर हो रहे थे कि तभी इनके दोस्त बायरन को लगा कि यार कुछ करना पड़ेगा और उसने कहा चलो हम सब एक चैलेंज लेते हैं, हम सबको एक घोस्ट की स्टोरी लिखनी है और वो स्टोरी हम एक दूसरे को सुनाएंगे। शुरू में तो मैरी और पर्सी शेली ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि बोर होने से अच्छा है कि हम कुछ लिखें। उस रात मैरी शेली ने सोचना स्टार्ट किया कि क्या हो अगर हम लोगों को दोबारा से जिंदा कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती थी। और इसी सोच से उसने एक कहानी लिखी, फ्रैंकेनस्टीन। इस कहानी में एक यंग साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। वो ऑब्सेस्ड होता है लाइफ के लिए, यानी वो चाहता है कि वो लोगों को जिंदा करे। इसलिए एक दिन शमशान घाट जाके वो मरे हुए इंसानों के बॉडी पार्ट्स ले आता है और साइंस को यूज करके एक को जिंदा कर देता है। बट वो क्रीचर इतना डरावना लगता है कि जब भी लोग उसे देखते हैं वो चिल्लाते हैं और उसे देख के भाग जाते हैं। इवन विक्टर को खुद उससे डर लगता है और वो कोशिश करता है कि वो उसके पास ही ना आए। ये क्रीचर बहुत इंटेलिजेंट और सेंसिटिव होता है, लेकिन हर एक इंसान उसे नफरत कर रहा है। वो विक्टर से भीख मांगता है कि वो उसे अपना दोस्त बना ले, पर विक्टर मना कर देता है और इस गुस्से के कारण ये क्रीचर रिवेंज लेता है। वो विक्टर के हर एक उस इंसान को मार देता है जिससे विक्टर ने कभी प्यार किया था। आखिर में विक्टर फ्रैंकेनस्टीन को मारने के लिए भागता है, लेकिन वो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाता और एग्जॉशन में खुद ही मर जाता है। अब ये स्टोरी मैरी ने लिखी थी ये सोचकर कि एक टाइम पास है, बट ये बुक दुनिया की पहली साइंस फिक्शन बनी। इवन इस बुक पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। 2021 में इसकी फर्स्ट एडिशन करीबन 8 करोड़ की ऑक्शन हुई। इन शॉर्ट इस पॉइंट से हमारी लर्निंग ये है कि बोर्डम क्रिएटिविटी को लीड करती है, क्योंकि जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो ऑलरेडी डिफरेंट आइडियाज हैं, हमारा दिमाग फोर्सफुली उसको कंबाइन करके न्यू आइडियाज जनरेट करता है। और दुख की बात यह है कि आजकल जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें से मैक्सिमम यंगस्टर्स ब्रेन रॉट वीडियोस देखते रहते हैं, जिसकी वजह से 1 वो कभी इंटेलेक्चुअल कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करते और 2 क्योंकि वो खुद को बोर होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो नई क्रिएटिव आइडियाज के साथ आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि क्रिएटिविटी थ्राइव्स ऑन फेलियर। इमेजिन करो तुम एक मशीन बना रहे हो, रोज नया डिजाइन, रोज नई उम्मीद, आज बना लूंगा, लेकिन हर बार फेल हो जाते हो। और ये सिलसिला 1-2 महीने नहीं बल्कि सालों तक चलता है। घर के अंदर टेंशन है, पैसे खत्म हो रहे हैं, दोस्त बोलते हैं पागल हो गया क्या, ये कभी काम नहीं कर सकता। घर भी तुम्हारी वाइफ के पैसों से चल रहा है, जिसकी वजह से और ज्यादा सोशल प्रेशर है और तुम एक ही आइडिया के पीछे पागल हो। जैसे कोई नया प्रोटोटाइप बनाते हो वो फटाफट टूट जाता है, लेकिन तुम रुकते नहीं। एक डिजाइन फेल होता है तो तुम दूसरा ट्राई करते हो। 1000 डिजाइन फेल होते हैं, तुम 1001वां बनाते हो और आखिरी काउंट 5126 फेलियर। ये एक रियल स्टोरी है जेम्स डायसन की। 15 साल तक उसने एक ही चीज पर अपनी जान लगा दी, एक वैक्यूम क्लीनर जो बैग के बिना चले। 1980 में लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन 5127वां डिजाइन उसका फाइनली काम कर गया और उसका नाम उसने रखा जी फोर्स क्लीनर। It took me 5,127 prototypes. 5,000 prototypes. Over about That's 5 years. 5,000 individual discrete failures. Yes, all failures. और यही बन गया दुनिया का पहला सक्सेसफुल बैगलेस वैक्यूम। और आज यही कंपनी डायसन लिमिटेड की वैल्यू $multi-billion है। इन शॉर्ट जो क्रिएटिविटी है वो फेलियर्स में थ्राइव करती है, क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में 5-6 आइडियाज हैं और हमारा ब्रेन उन आइडियाज को कंबाइन करके एक न्यू आइडिया बनाना चाह रहा है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि जिस तरीके से हमारा ब्रेन उन आइडियाज को कंबाइन कर रहा है वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो कि पहले दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। इन शॉर्ट अगर हमें क्रिएटिव बनना है तो हमें ये 5 चीजें करनी पड़ेंगी। 1 जर्नलिंग। जो भी रैंडम थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसको एक जगह पर लिखते रहो, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो वो सारे आइडियाज बाद में आप भूल जाओगे। इसके लिए आप एक नॉर्मल गूगल शीट का शॉर्टकट अपने मोबाइल में रख सकते हो। जैसे ही कोई आइडिया आता है उसे बस लिख दो। सेकंड इज सॉलिट्यूड एंड साइलेंस, यानी एटलीस्ट दिन में ऐसे 20 मिनट निकालो जहां पर कोई फोन या डिस्ट्रैक्शन नहीं है और अपने दिमाग को बस बोर होने दो। थर्ड है क्रॉस पॉलिनेट लर्निंग। अपनी फील्ड के आउटसाइड कुछ नया सीखो। एक प्रोग्रामर म्यूजिक सीख सकता है, एक म्यूजिशियन प्रोग्रामिंग सीख सकता है, जस्ट टू सी कि दूसरे वर्ल्ड में क्या एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है टाइम बॉक्स बोर्डम, यानी हफ्ते में हम 1 घंटा ऐसा निकाल सकते हैं जब हम डेलिब्रेटली
बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएंगे। कोई फैमिली मेंबर नहीं, कोई फोन नहीं, बस हम और हमारे थॉट्स। और नेक्स्ट पॉइंट है फेल फॉरवर्ड, यानी कोई भी छोटा प्रोजेक्ट लो सिर्फ उसे करने के लिए, चाहे फिर आप उस छोटे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो या फेल, वो मैटर नहीं करता। तो एक बार मैं ये वीडियो आपके लिए समराइज कर देता हूँ। क्रिएटिविटी के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि क्रिएटिविटी इज बिल्ड ऑन कनेक्शंस, जिसमें हमने सबसे पहली स्टोरी देखी थी सोइचिरो होंडा की, जो कि ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाला था, लेकिन आर्मी के रेडियोस के जनरेटर्स उसने एक साइकिल में लगा दिए और वो मोटरसाइकिल बन गई। इन शॉर्ट ही वाज कनेक्टिंग टू डिफरेंट आइडियाज। सेम एग्जांपल हमने सर रॉजर पेनरोज का देखा था कि कॉलेज टाइम में 3 डिफरेंट लेक्चर जो उन्होंने अटेंड करे थे वो ऑलमोस्ट 20 साल तक उनके दिमाग में पड़े रहे और फिर बाद में कहीं जाकर वो आइडियाज कंबाइन हुए और फाइनली उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसके बाद पॉइंट 2 हमने देखा था क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम बोर्डम, जिसमें हमने बात करी थी मैरी शेली की कि कैसे वो बोर हो रही थी और उस बोर्डम में उसने एक स्टोरी लिखना स्टार्ट किया, फ्रैंकेनस्टीन। और ये बुक दुनिया की पहली साइंस फिक्शनल बुक बन गई, जिस पर बहुत सी मूवीज भी बनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि क्रिएटिविटी थ्राइव्स ऑन फेलियर, जिसमें हमने जेम्स डायसन की स्टोरी देखी थी कि वो बार बार अपने डिजाइन को आइट्रेट करते रहे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5126 बार फेल हुए और अगले डिजाइन में ही वो सक्सेसफुल हो गए और आज उनकी कंपनी $1 बिलियन कंपनी है। दोस्तों, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट का कंटेंट सुनना चाहते हैं तो गीगल एप्लीकेशन में हिंदी और इंग्लिश में बहुत सी अमेजिंग बुक समरीज पड़ी हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।